नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ, क्योंकि आस्था का महाकुंभ जिसकी शुरुआत होने वाली है, काउंटडाउन बस शुरू हो चुका है घंटों का। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी भी हो चुकी है। कल से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा। महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे हैं तमाम अखाड़ा और देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम नदी में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है और इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संत और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। 12 साल में एक बार आयोजन होता है महाकुंभ का और दूसरी तरफ इसी तरह से हर 6 साल में होने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहा जाता है। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा तिथि को होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार 13 जनवरी को सुबह 5:03 पर होगी और वहीं तिथि का समापन 14 जनवरी को रात 3:56 पर होगा। और वही शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, अगले 45 दिनों तक देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आएंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये विहंगम तस्वीरें। उत्साह जबरदस्त है और ये उत्साह ही है कि हर किसी का मन खींच लेता है। और ये जब बात आती है प्रयागराज की, यानी कि प्रयागराज जहां पर पहला यज्ञ हुआ था, प्रयागराज जिसे तीर्थराज कहा जाता है, जो संगम नगरी है, यहाँ पर देखिए तिरंगा भी लहरा रहा है, भगवा झंडा भी लहरा रहा है और साथ ही तमाम अखाड़ों की पेशवाई भी हो रही है, अलग अलग तरीके से होती है। कुल मिलाकर 13 अखाड़े जिनकी पेशवाई आखिर समय तक हो रही है और ढोल नगाड़ों की थाप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो से पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, क्योंकि शाम का वक्त धीरे धीरे हो रहा है, शाम ढल रही है, यानी कि उत्साह और भी ज्यादा दोगुना हो रहा होगा। पूजा, बिल्कुल उत्साह दोगुना हो रहा है और तैयारियां अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है, यानी कि 100% से कुछ 0% ही आगे पीछे का मामला है। बाकी तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है। और जैसा कि इसके पहले आप मुझसे बातचीत कर रही थी अंजलि, तो मैंने आपको बताया था कि इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न है इस महाकुंभ की वेला में। तो उन्होंने फिलहाल इस रौनक पर, या यूं बोलिए कि पानी फेरा है, या यूं भी कह सकते हैं कि माँ गंगा के दर्शन के लिए वो पहले ही आ गए, चेक करने के लिए कि मेला क्षेत्र में जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं। इस समय हम मेला प्राधिकरण के ऑफिस में खड़े हैं और इस ऑफिस की साज सजावट से आप पूरे प्रयागराज का बहुत सहजता के साथ में अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, माँ गंगा आस्था का प्रतीक है। माँ गंगा की तस्वीर को दीवारों पर उकेरा गया है और माँ गंगा की लहरों पर कलरव करते साइबेरियन पक्षी, उनको भी दीवारों पर स्थान दिया गया है। फिर चाहे वो कमल का फूल हो या फिर साइबेरियन पक्षी हो, सभी को दीवारों पर स्थान दिया गया है। मिथिला आर्ट को हम सभी जानते हैं कि मिथिला आर्ट जो है उसके जरिए बहुत आराम से, बहुत ही सहजता के साथ लोगों तक अपना मैसेज डिलीवर करना इजी होता है। और जब मैसेज धर्म और सनातन से जुड़ा हुआ हो तो फिर कहना ही क्या, ये बात और ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। और दूसरी तरफ मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ खड़ी हूँ, वो बैकग्राउंड तो आपने देखा ही होगा। संत महात्मा किस तरीके से गंगा की पवित्र धारा में खड़े होकर के जल समर्पित करते हैं। ये अद्भुत छटा जो है दीवार पर उकेरी गई है, गंगा घाट का नज़ारा दीवार पर उकेरा गया है। यानी कि पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि प्रयागराज तैयार है। धर्म से जुड़े जो तमाम चिन्ह हैं वो भी यहाँ पर दीवारों पर उकेरे गए हैं और ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नज़ारा है, इससे आप प्रयागराज का अंदाज़ा बहुत सहजता के साथ में लगा सकते हैं।
और साथ में ये झिलमिल करती जो लाइटें हैं वो भी अभी कुछ समय में जल जाएंगी, यानी कि कुछ देर के बाद जब ये रोशन होंगी तो इन चित्रों की जो छटा है उसमें चार चांद लग जाने वाले हैं। वो इस बात का द्योतक है कि प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार है, श्रद्धालुओं का इंतजार है और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको कल्पवास करना है, कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको स्नान करना है और वो आ चुके हैं प्रयागराज क्षेत्र में। अब अंतिम तैयारियों की बात करें तो जनता के लिए क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है वो भी बता देते हैं। जनता के लिए जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप अगर ट्रेन मार्ग से आ रहे हैं या आप बस मार्ग से आ रहे हैं, आप किसी भी मार्ग से आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रयागराज इस समय पूरी तरीके से सील पैक और सुरक्षित है। सनातन के समागम में संगम की डुबकी आप लगाने जरूर आ रहे हैं। सुरक्षित माहौल के लिए प्रशासनिक अमले का दायित्व है कि आपको वो कई जगहों पर रोकेगी। हो सकता है आपसे आधार कार्ड मांगा जाए, आप अपना आधार कार्ड अपने साथ रखिए क्योंकि बिना आधार कार्ड के हो सकता है कि आपको स्नान करने को ना मिले या आप आगे किसी बड़ी परेशानी में फंस जाए। तो अपना आधार कार्ड हर तीर्थ यात्री को अपने पास जरूर रखना है। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन, जो भी लोग इन 45 दिनों में प्रयागराज का रुख करने वाले हैं उनके लिए ये कि चूंकि तादाद का अंदाजा 50 करोड़ के आसपास का है और योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि हम तैयारी 100 करोड़ की कर रहे हैं, तो आंकड़ा आप कुछ लंबसम ऊपर नीचे मान लीजिए। अब जब आप आंकड़ा ऊपर नीचे मान के चल रहे हैं तो जो प्रयागराज जिसकी आबादी कुछ करोड़ की है, उसकी आबादी जब अचानक से 50 या 60 करोड़ बढ़ जाएगी या वो फ्लोटिंग क्राउड भी होगा तो वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो समस्या होगी ट्रैफिक मैनेजमेंट की। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट को पुख्ता और दुरुस्त रखने के लिए कई जगहों पर रास्ते बाधित किए गए हैं और कई जगहों पर रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मेला क्षेत्र से आपकी गाड़ी का पास होना चाहिए और आप मेला क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। डाइवर्जन प्लान्स आपको पता होने चाहिए, उन डाइवर्जन प्लान्स को आप फॉलो करें ताकि आप आगे किसी भी मुसीबत में ना फंसें। अंजलि, बिल्कुल, आप यहाँ पर पूजा जैसे कि एक एक तस्वीरें बयां कर रही हैं और ये प्रयागराज ही है पूजा जिसको हर पुराण में जिसका जिक्र है, महाभारत से लेकर मनुस्मृति से लेकर अग्नि पुराण से लेकर हर पुराण में प्रयागराज का जिक्र है, इसकी उत्कृष्टता का जिक्र। और जैसा कि आप वहां पर बिल्डिंग दिखा रही है, मानो ऐसे कि संगम को ही उकेर दिया गया हो हर एक बिल्डिंग में, ऐसी तस्वीरें यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पूजा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल जब शाही स्नान की शुरुआत होगी, इस शाही स्नान की शुरुआत किस तरह से कराई जाएगी? क्या इसके लिए कोई प्रोटोकॉल है जब संगम नोज पर इन तमाम साधु संतों को ले जाया जाएगा? देखिए, संगम नोज पर साधु संतों को ले जाने के लिए नावें तैयार की गई हैं। मैंने आपको बताया था, एक रिपोर्ट भी हमने दर्शकों के साथ में साझा की थी। उस रिपोर्ट में हमने कहा था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से और खासकर जो वाटर बॉडी की रेस्क्यू टीम है और वाटर पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है जो कि एक्टिव मोड में है, उनकी तरफ से 40,000 बोट्स मांगी गई हैं। उन 40,000 बोट्स का काम रेस्क्यू करना तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो शाही स्नान करने वाले साधु सन्यासी हैं उनको उस स्थान पर पहुंचाना भी उनका काम होने वाला है। 5:03 का समय है। ये कार्यक्रम रात को 2 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज रात 2 बजे से कल सुबह 5 बजे के लिए तैयारी पुख्ता हो जाएगी। तैयारियां अपने अंतिम चरण में आ चुकी हैं और इसके अलावा आपने जिक्र किया शाही स्नान किस तरीके से होगा। साधु संतों में भी एक क्रम डिसाइड किया गया है और वो क्रम इस तरीके से है कि सबसे पहले जो प्रयागराज में अखाड़ा स्थापित हुआ उनके महामंडलेश्वर सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी साधु सन्यासी एक साथ स्नान करने वाले, एक एक अखाड़ा एक एक साथ स्नान करेगा, उसे शाही स्नान बोला जा रहा है। एक एक अखाड़े की बारी आएगी और ये क्रम पूरे दिन चलने वाला है। अमृत स्नान, 3 स्नान को अमृत स्नान कहा जा रहा है, जिसमें सबसे पहला है मकर संक्रांति। पौष पूर्णिमा नहीं है, वो पौष पूर्णिमा को राजयोग स्नान के नाम से जाना जा रहा है।
इसके बाद आती है मौनी अमावस्या, ये भी अमृत स्नान है। और इसके बाद आखिरी आता है वसंत पंचमी, ये भी अमृत स्नान है। इसके अतिरिक्त जो 3 तिथियां हैं जिनको 6 शाही स्नान के नाम से जाना जा रहा है, वो 3 तिथियां जो अमृत स्नान से अलग है वो राजयोग स्नान है। अंजलि, बिल्कुल, जैसा कि आपने सारी तिथियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है पूजा, साथ ही जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं कैसी हलचल है, कैसी तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो घाट है संगम के, वहां पर तो नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे करके अभी तक वहां जो माहौल है कैसा देख पा रहे, कितनी संख्या में अभी तक लोग लगभग वहां पर पहुंचे होंगे अगर अनुमान लगाया जाए तो? देखिए अंजलि, मैं अनुमान अगर लगा लूं तो देखिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। डाइवर्जन प्लान्स अभी से लागू कर दिए गए हैं। आज अखाड़े का आखिरी प्रवेश था, वो आखिरी प्रवेश हमने सुबह सुबह दिखाया है तमाम दर्शकों को 11 बजे के करीब में। और आखिरी प्रवेश के बाद पैक हो चुका है प्रयागराज, और पैक हो जाने के साथ में जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। और श्रद्धालु जो रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से ज्यादा आ रहे हैं, उसका रीजन समझ लीजिए। 7000 से ज्यादा शटल बसेस जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई हैं। वो शटल बसेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो लोगों को नियर बाय जिले से प्रयागराज लेकर के आएंगी। वो नियर बाय जिले नियर बाय स्टेट के भी हो सकते हैं, और वो नियर बाय जिले सेम स्टेट के नियर बाय जिले भी हो सकते हैं। वहां से ये शटल बसेस सर्विस देंगी और किराया उसमें नहीं होगा। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि भाई किराया तो है नहीं, जाना पैदल पैदल है, डाइवर्जन प्लान्स को फॉलो करना है तो क्यों ना प्रयागराज चले जाएं। और योग भी बना 144 साल बाद, तो इसीलिए अंदाजा लगाया गया है कि 50 करोड़ के करीब लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब जब आप श्रद्धालुओं की संख्या की बात कर रहे हैं, मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन अभी तक 1.5 से 2 करोड़ के करीब श्रद्धालु इस समय प्रयागराज वासियों के अतिरिक्त और पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी कमांडोज, यूपी एटीएस, इन सब के अतिरिक्त इस समय प्रयागराज के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। यानी कि जो एक्स्ट्रा मास है वो 2 करोड़ के आसपास का है। इसका आकलन मैं जो अनुमान लगा पा रही हूँ, हो सकता है ये मेरा अनुमान गलत भी हो या फिर ये लगभग भी हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि कल जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो कल सुबह पहुंचते पहुंचते 5 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, 5 से 6 करोड़। जबकि पौष पूर्णिमा का स्नान जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि जब पौष पूर्णिमा के लिए 5 से 6 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, पहला अखाड़ा भी स्नान करने वाला, तो उसके बाद जब मकर संक्रांति 14 तारीख को, जब माफ कीजिएगा शाही स्नान पहला जो है मकर संक्रांति को होगा, जब अखाड़े स्नान करना शुरू करेंगे और वो जो 3 अमृत स्नान है वो होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर कितनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल भीड़ देखने को मिलेगी, और यही वजह है, इसे समझा जा सकता है पूजा कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा बूम मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि अनुमानित तौर पर हम आप ये चर्चा कर रहे हैं कि 45 करोड़ से कहीं ज्यादा, या फिर ये आंकड़ा घट बढ़ भी सकता है, 45 करोड़ लोग भी अगर इस महाकुंभ में पहुंचते हैं और प्रति व्यक्ति अगर 10,000 अनुमानित तौर पर लगाया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सवाल आपका बहुत ही प्रभावशाली है अंजलि, और मेरे ख्याल से ये तमाम दर्शकों को समझना भी चाहिए। लोग कहते हैं कि सनातन का विकास या किसी क्षेत्र में धर्म क्षेत्र का विकास करके क्या मिलेगा, धार्मिक पर्यटन से क्या मिलेगा। मुझे लगता है कि देश के अंदर किसी भी संप्रदाय के लिए, वो संप्रदाय कोई भी हो सकता है, हिंदू धर्म भी हो सकता है, मुस्लिम धर्म भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, उसकी आस्था से ज्यादा निजी विषय कोई नहीं होता। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आस्था से जुड़ा हुआ जो स्थान है उसके लाभ वो ले, उसके दर्शन उस क्षेत्रों के वो कर पाए, वहाँ पर जाकर के अपना शीश झुका पाए। ऐसे में प्रयागराज में भी लोगों का यही भाव है, और जब लोगों का ये भाव सरकार की मंशा के साथ मैच खा रहा है, और सरकार की मंशा जब सकारात्मक दृष्टि से प्रदेश के जिले के हालात और सूरत को चेंज कर रही है, तो उससे क्या परिवर्तन है? उससे परिवर्तन ये है
कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति भी हो रही है। वो लोग, अभी मैं कुछ नाविकों से बातचीत कर रही थी, यहाँ पर कुछ रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनसे भी मैंने बातचीत करी। कुछ कौशाम्बी से यहाँ पर आए हैं, कुछ बस्ती से आए हैं, कुछ बहराइच से आए हैं, कुछ काशी से आए हैं, और कहना सिर्फ ये है कि मैडम जितना हम वहाँ पर 6 महीने में कमाएंगे उतना यहाँ 45 दिन में कमा करके चले जाएंगे। ये एक अच्छी बात भी है और कुछ बुरी बात भी है इसमें। अच्छी बात ये कि उनको ज़्यादा मांस मिलेगा, यानी कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मिलने वाली है, और ज़्यादा भीड़ से उनको ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी भी है कि देखो काटने का सीज़न है, जो कस्टमर जैसे मिल जाए उसको वैसे उसकी जेब पार कर दो। तो इसके लिए आज हमने एडीएम मेला अधिकारी से हमने बातचीत भी करी। उनका साफ तौर पर कहना है, अपर मेला अधिकारी से हमने बातचीत करी थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे लोगों पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम एक संगठित बैठक करवाएंगे और उसमें एक तय मापदंड के हिसाब से किराया करवाया जाएगा। और अगर दुकानें उस जोन में आती हैं, उस क्षेत्र में आती हैं, तो किसी की वसूली टाइप का मामला ना हो, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो सरकार की जो व्यवस्था से खुश हो जाएंगे, लेकिन जो बाहरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं व्यवसाय करने के लिए, उनसे अगर दुखी होकर के गए तो सब कुछ किया धरा मट्टी पलीद हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। अंजलि। बिल्कुल पूजा, जैसा कि आप वहां से हर एक तस्वीर बता रही हैं, बयां कर रही हैं, आपने रेहड़ी पटरी वालों लोगों से भी बातचीत की है, साथ ही साथ आपकी आम लोगों से भी बातचीत हो रही होगी, और बखूबी आप समझ रही होंगी कि वो मन में क्या लेकर के आए हैं महाकुंभ के लिए। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि श्रद्धालु दूर दूर दर्शन के लिए जाते हैं मंदिरों में, लेकिन जब आती है महाकुंभ की, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, 144 साल बाद ये मौका मिल रहा है लोगों को, तो मन में क्या लेकर आए हैं लोग? मन में सिर्फ एक भाव होता है, मुझे वो मेरे जहन में ताज़ा होता है अंजलि, क्योंकि अयोध्या में भी ईश्वर की कृपा रही और रहने का सौभाग्य मुझे 10 से 12 दिन का मिला है। उस दौरान भी मैंने वो भाव, मैंने वो आस्था लोगों के आंखों में, उनके दिलों पर देखी है। क्योंकि देखिए, जब प्रशासनिक अमले को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी होती है तो वो बैरिगेटिंग्स बहुत दूर दूर लगा देते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हुए वीआईपीज के लिए तो आप उनको संगम के नोज तक पहुंचा दोगे, लेकिन जो तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहा है उसको जिस जगह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है उस जगह से लेकर हो सकता है संगम स्थल तक जाने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। ऐसे में हो सकता है बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाएं की गई हों, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आस्था के महाकुंभ से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।